आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स जिनका नाम कैप्टन सिकंदर रिजवी है। आप भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र शक्ति नाम का एक संगठन है, उसके फाउंडर हैं और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह तारुफ इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में सिकंदर तो बहुत है, लेकिन सिकंदर रिजवी बहुत कम है। सिकंदर रिजवी पूरे मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में जा चुके हैं। वहां की जो कंट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स है उसको बहुत पास से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, इराक, लेबनान, कतर, इन देशों के अंदर जो अलग अलग सेक्ट है वहां किस तरीके का वायलेंस है और किस तरीके से ये इस्लामिक देश जो बताया जाता है कि सारे इस्लामिक देश हैं और सब एक साथ हैं, लेकिन अंदरूनी उनके कंट्राडिक्शन क्या हैं। लेकिन सिकंदर रिजवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं इजराइल के अंदर, सब जानते हैं कि रमजान के इस महीने के आखिरी जुमे 7 मई को जिस तरीके से एक आतंकवादी संगठन है हमास, और ये कोई नया झगड़ा नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रस्त थी, इजराइल भी ग्रस्त था। और आपको ये बता दूं कि इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 95 लाख है सिर्फ, जिसके अंदर उस इजराइल में अरब मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और भारत में जन्मे बहुत सारे ऐसे यहूदी भी हैं जो वहां जाके सेटल हो गए। तो ये जो शिया, सुन्नी, अहले हदीस, तमाम तरीके जितने भी सेक्ट हैं, इन सब में आपस में क्या मतभेद है, क्या विरोधाभास है। और आज का ये जो कन्फ्लिक्ट है खासतौर से इजराइल और हमास के बीच, और फिर उसमें पीएलओ का भी जिक्र है, फलस्तीन का भी जिक्र है। लेकिन क्या बात है कि कैप्टन सिकंदर रिजवी का जो पर्सपेक्टिव है उसमें वो पर्सपेक्टिव मेल नहीं खाता जो भारत के 30 करोड़ मुसलमानों का अपना एक नजरिया है इजराइल को लेकर के। जब से इजराइल 1948 में बना तब से लेकर लगातार वो इजराइल को शैतान कहते हैं और कहते हैं कि इजराइल तो वाजिबुल कत्ल है, तमाम वगैरह वगैरह इस किस्म की चीजें हैं। और समय समय पे सिकंदर रिजवी और तमाम वो लोग जो इस समय राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ फतवा भी जारी करते रहते हैं। तो सिकंदर रिजवी उन लोगों में से हैं जो कभी उनके फतवों से डरे नहीं और जो वो मानते हैं, और कभी कभी तो वो ये कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं शिया हूं। तो ये भी उनका अपना एक नजरिया है। लेकिन इजराइल और हमास के बीच में और उसमें फलस्तीन और पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, ये इस्लाम वर्सेस यहूदी है। इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, क्या हर एक मुसलमान, वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, क्या हर मुसलमान एक मुस्लिम आतंकवादी संगठन हमास को अपना हीरो मानता है, अपना संगठन मानता है? अगर वो आतंकवादी है तो उस आतंकवादी की मजम्मत क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे मुस्लिम उम्मा क्यों खड़ी हो रही है? पूरे पूरे मुल्क जो है वो टर्की नया नया बना है, उसको भी एक शौक हो गया है। पाकिस्तान जो कटोरा लेके घूम रहा है वो भी कहता है कि साहब इजराइल के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो मैं ये बात, इस पस मंजर में सिकंदर रिजवी साहब से मेरी दरखास्त है कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि आप उन जगहों पे गए हुए हैं तो वहां उसको देखना और उसको सुनना और उसको पढ़ना, उन तीनों में फर्क है। तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों के लिए कैप्टन सिकंदर रिजवी के नुक्ते नजर से उस वहां की यथास्थिति क्या है, और क्या ये सच में इस्लाम वर्सेस यहूदी है या इस्लाम वर्सेस काफिर है, जैसा कि यहां हिंदुस्तान में भी कहते हैं, या ये कुछ गिरोह हैं जिन्होंने इस्लाम हाईजैक कर लिया या इस्लाम ने इन्हें हाईजैक कर लिया है? ये है क्या? कैप्टन सिकंदर रिजवी, मैं आपको वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चैनल पे आपका इस्तकबाल करता हूं, बहुत शुक्रिया, आपको इनवाइट करता हूं। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल रिटोरिक्स अपनी जगह है, मजहबी जज्बाती बातें अपनी जगह हैं,
लेकिन आप इस मामलों के दानिश्वर हैं और एक लंबे समय से हमारे आपके 10-15 साल पुराने संबंधों में मैं आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता रहा हूं कि आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि आपने जो संगठन बनाया हिंदू राष्ट्र शक्ति, आप उसके फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। आपके साथी जो है वो अरविंद प्रकाश जी वगैरह हैं, और यहाँ मथुरा में भी जो है वो बेला पारिक जी हैं। ये तमाम सारे लोग बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक हिंदुस्तानी और खासतौर से एक शिया, क्योंकि इसमें शिया सुन्नी एंगल भी है, इस देश के लोगों को उस पृष्ठभूमि को समझाने की और बताने की कोशिश करें जिससे कि लोग सही बात राय रखें। उस राय में भले ही कुछ लोग अपना झूठ मिलाने बात लगे, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव हो वो ऐसा हो कि लोग उसको डिबेट में इस्तेमाल कर सके, उन तर्कों को, लॉजिक को, उन रेफरेंसेस को। कोई ये ना कहे कि ये झूठा लॉजिक है, ये झूठा रेफरेंस है। मैं चाहता हूं कि एक एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखें, फिर इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव रखें, और जो आज वर्तमान में हो रहा है उसको लोगों के सामने रखें। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, स्टेज इज योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पन जी, थैंक यू सो मच, हमको बुलाया आपने। और वही मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले थोड़ा इतिहास से हम शुरू करते हैं। देखिए, जेरूसलम जो है वो जितना मुसलमानों के लिए पाक जगह है, पवित्र जगह है, उतनी ही क्रिश्चियन के लिए भी है, उतनी यहूदियों के लिए भी है, जूश के लिए भी है। और ख़ास करके जेरूसलम का वो पोर्शन, और जिसको टेम्पल माउंट कहते हैं, वो भी ऐतिहासिक है, पुराना है, 1000 साल से उससे भी पहले का है, यानी कि ईसा मसीह से भी पहले का है। वो मैं लंबी बात पे नहीं जाऊंगा, यहाँ पर जो पॉलिटिकल और जो आजकल के हालात हैं मैं उस पर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर पहले यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म हुआ, हज़रत ईसा हम कहते हैं उनको, वो भी यहूदी फैमिली में हुआ, उनकी वालदा भी यहूदी थी, और वहाँ से क्रिश्चियनिटी चली। इसी तरह इस्लाम भी आया, और वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, वो तीसरी सबसे पाक जगह है मुसलमानों के लिए, वो भी वहीं है। देखिए, झगड़ा कह लीजिए आप, या इसे आप रिलीजियस कहिए, या इसको कहिए कि लैंड का, तो कुछ मिला जुला है। जैसे कि ये इलाका बड़ा सरसब्ज था, एक वक्त ऐसा था। 1517 के अंदर ओटोमन ने हमला किया, टर्किश आए, बेबीलोनियन लोग भी आए, और ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब टर्किश वो आए होंगे, वो बेबीलोनियन तो पहले आए होंगे, बिफोर क्राइस्ट भी आ चुके हैं वो, लेकिन जो ओटोमन आए हैं वो 1517 से लेकर के 1917, 300 साल तक के उनके कंट्रोल में रहा। फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होना आ गया ये एरिया, और उस जगह पर नमाजें भी पढ़ी गई हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे, वहां से मिराज पे गए थे, टेम्पल माउंट आप जिसको कहते हैं। ये सब चीजें हैं जो आस्था से भी जुड़ी हैं, धर्म से जुड़ी हैं, मजहब से जुड़ी हैं, सबसे जुड़ी है। लेकिन उस इलाके के अंदर फिलिस्तीनी जो वर्ड है, ये फिलिस्तीनी वर्ड बहुत पुराना नहीं है। मैं बताऊं, ये एरिया वो था, उसकी ये कोई फिलिस्तीनी कौम नहीं, ये अरब है। जब उसमें अरब आने शुरू हो गए, वो फिलिस्तीनी अरब कहलाने लगे, तब से वर्ड इस्तेमाल हो गया फिलिस्तीनी, पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं। लेकिन वो एरिया वहाँ पर यहूदियों का था, यहूदी थे, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। मैंने बताया कि 300 साल तक ओटोमन था, और उसमें उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया यहूदियों को। तो उन पे हमले होते रहे हैं, कब्जे होते रहे हैं। लेकिन जब इधर सऊदी अरेबिया बन गया, और वो भी टर्किश एक्चुअली, जो सऊदी हैं, बाद में रॉयल फैमिली बन गई और सऊदी अरेबिया बन गया, लेकिन ये पोर्शन जो था अमन सुकून से रह नहीं पाया। जब वहाँ पर अरब ने पहुँचना शुरू करा, उसमें पहुँचने की क्या बात थी, तो मैंने बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ तशरीफ ले गए थे, और वहाँ पे आना जाना था। मस्जिद अक्सा थी, पहले उसी तरफ नमाज पढ़ी जाती थी मुँह करके। ये बहुत से हो सकता है कि नॉन मुस्लिम कोई बात ना पता हो, पहले नमाज जो है मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती थी। बाद में जनाब रसूल खुदा ने मक्का मुकरमा की तरफ कर दिया था, उस तरफ मक्का मुकरमा की तरफ चेहरा करके उधर नमाज पढ़ी जाने लगी। तो उतना ही मुकद्दस, उतनी पवित्र जगह थी। मैं यहाँ पर रिलीजियस एंगल लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हो रहा है, या पिछले 50 साल 70 साल से हो रहा है, वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे बिल्कुल मैंने वो एरिया देखा है बहुत अच्छे से, वहां पे किस तरह के। अब मैं शुरू करता हूँ। ये बात सच है कि यहूदियों ने वहां से भागना शुरू कर दिया था। जब उन पे हमले हुए तो कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखिए उनके साथ जुल्म हुआ, हिटलर ने उनके साथ जुल्म किया, ज्यादती करी। वो दुनिया के कोनों कोनों में चले गए, हिंदुस्तान में तक क्या है, बॉम्बे में तक क्या के बसे। वो अपना वतन उनको छोड़ना पड़ा है, इससे कोई भी इतिहास से इनकार नहीं कर सकता है। वो अपनी जगह को, उसको मदरलैंड वो कहते हैं, उसको छोड़कर उनको जाना पड़ा था। उसके बाद जब वो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वहां से वो लोग निकल रहे थे, बिल्कुल वही उन लोगों ने किया जो भारत के साथ पाकिस्तान के दो हिस्से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान करके वो चले गए और झगड़ा छोड़ गए। एग्जैक्टली गाजा और वेस्ट बैंक के साथ यही किया। गाजा एक पट्टी, गाजा स्ट्रिप एक अलग है जो नीचे आकर के इजिप्ट से मिलती है, और वेस्ट बैंक जो है नदी का जो जॉर्डनियन रिवर है उसका लेफ्ट का जो बैंक है उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और राइट का जो है वो जॉर्डन है। ये बांट के चले गए भाई, ये अरब हैं जिनको फिलिस्तीनी कहते हैं, और बीच में यहूदी हैं जो जूइश हैं। लेकिन हेब्रॉन वो जगह है जहां पर मेन झगड़ा शुरू हुआ। अब मैं बताता हूं, जब 48 के अंदर जब फिलिस्तीन को एक दर्जा देने की कोशिश की गई, दर्जा कोशिश की, मैं पहले कह रहा हूं, कर दिया गया नहीं, क्योंकि झगड़ा शुरू हो चुका था। तो उससे इतराज किया अरबों ने, और वो इतराज करने वाले जॉर्डेनियन थे, सीरियन थे, इजिप्शियन थे, और यहूदियों को ज्यादतियां की गई उनके साथ। ये इतिहास से उसको कोई बदल नहीं सकता। उसी दौर की बात है, यासर अराफात साहब ने 1956 के अंदर अल फतह के नाम से एक बना लिया। अल फतह ने भी, अब मैं आ रहा हूँ इधर धीरे धीरे, क्योंकि बहुत देखिए ये तो इतिहास इतना बड़ा है कि हम दिन भर उसको बोलते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं यासर अराफात से आ रहा हूँ, जब उन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट करी, और उन्होंने इजिप्ट से ही शुरू किया। कैरो में पढ़ते थे, वहीं स्टूडेंट लीडर भी थे, और 1956 में अल फतह नाम का एक उन्होंने गुट बनाया अपनी लीडरशिप के अंदर। उसके अंदर अबू निदाल थे, बहुत ही बदनाम रहे, और उसमें महमूद अब्बास, जिनका भी कुछ दिन पहले दुबई में कहीं मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि यासर अराफात के बाद जो बड़े लीडर पीएलओ के थे, पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम दिया गया बाद में फतेह का, ये इसका मिलिट्री का रूप दिया गया। ये मिलिट्री, और ये पहला संगठन था अल फतह जिसने गोरिल्ला वॉरफेयर इंट्रोड्यूस किया था अरब वर्ल्ड में। अब इनसे ये पूछिए तो उस दौर में ये गोरिल्ला वॉरफेयर किसके लिए तैयार किया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था? उसी जगह के लिए, वहां के लोगों के लिए। तो जब ये शुरू हुआ है, और उसके बाद इन लोगों ने अपना बेस बनाया डमास्कस, पीएलओ ने अपना बेस बनाया डमास्कस, जिसको बोलते हैं दमिश्क। वहां से उन्होंने शुरू करे हमले इनके ऊपर, और इन्होंने पॉलिटिकल भी दायरा बनाया। लेकिन इसके पीछे ओआईसी बैक कर रही थी पीएलओ को। ये नोट करने वाली बात है कि उस वक्त भी फंड भी दे रही थी, मजबूती के साथ सपोर्ट भी कर रही थी, पॉलिटिकल भी उनको सपोर्ट कर रही थी। वर्ल्ड सिनारियो के अंदर पीएलओ ने अपना एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट बना लिया था। यासर अराफात उसके लीडर हो गए थे, और जितने अरब वर्ल्ड थे वो अपना पीछे से इनको बैक दिए थे। इसमें सारे थे, सऊदी अरेबिया भी था, कुवैत भी था, बहरीन भी था, कतर भी था। और उस वक्त ईरान सीन में नहीं आया था। ईरान सीन में आया है, यहाँ थोड़ा समय लूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। एक अमल मिलिशिया था, मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ, 1986-87। अमल मिलिशिया था, वो शियों की एक मिलिशिया बनाई गई थी लेबनान के अंदर, जिनका लेबनान 86-87 के अंदर बिल्कुल तबाह हो गया था, और झगड़े सारे जो थे वो सिविल वॉर था वहां का। अमल मिलिशिया को ईरान सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, और अमल मिलिशिया काफी पावर में था, और वहां पे ड्रूज भी थे उस टाइम, ड्रूज थे और क्रिश्चियन थे, जो मेनली लेबनान के पूर्व में पहाड़ों के ऊपर थे। इसी तरह से वहां पर हिजबुल्ला था, बहुत ही छोटी सी तादाद के अंदर, वो भी शिया थे। लेकिन अमल मिलिशिया जो था उससे झगड़ा हिजबुल्ला का शुरू हो गया। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हिजबुल्ला भी शिया मिलिशिया था, और अमल भी जो था वो शिया मिलिशिया था। अमल को ईरान सपोर्ट कर रहा था। अभी यहाँ पर कोई अरब की बात नहीं आई है, ये शुरुआत वहां से हो रही है 86-87 से। वैसे इससे पहले तो
शुरू हो चुके थे जूइश को, तो वॉर भी 67 के अंदर सारे अरब से 6 अरब कंट्री लड़े थे इजराइल से, लेकिन हरा नहीं पाए थे। वो गोलन हाइट, वो गाजा पट्टी सारी जगह बॉम्बिंग होती रही, लेकिन उसने लोहा लिया इजराइल ने। इस बात को कहने में मुझे रत्ती भर भी, क्योंकि वो इतिहास है, इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। और उन मुंह की खानी पड़ी थी उन अरब कंट्री को, 6 के 6 कंट्री को। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा। अमल मिलिशिया का हिजबुल्लाह से आमना सामना होना शुरू हो गया। दोनों शिया गुट लड़ने लगे। वहां पे सुन्नी भी गुट थे लेबनान के अंदर, वहां पे क्रिश्चियन भी थे, और फिलिस्तीन के अंदर भी जो जिसको आप कहते हैं वेस्ट बैंक एरिया, वेस्ट बैंक जो है उसकी आबादी ज्यादा है, और गाजा जो है पट्टी है, और बहुत ही टाइट है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर और चौड़ाई उसकी कुछ 60 किलोमीटर कुछ ऐसी है। अब इस टाइम क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त ऐसी थी। ये अमल मिलिशिया को हथियार भी सप्लाई ईरान कर रहा था। मैं यहाँ पे ईरान को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के इतिहास को बताना जरूरी, बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा कि हमास को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। उनके झगड़े हुए, और उसके साथ साथ जब बीच बचाव करने के लिए, ट्रूस के लिए अमेरिकन से एक मिस्टर विलियम आए, कर्नल विलियम थे, और वो अमल मिलिशिया के साथ बैठकर उन्होंने समझौते करवाए। लेकिन हिजबुल्लाह ये बात पसंद नहीं कर रहा था। जब वो निकले तो रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। ये शुरुआत यहीं से जंग की हो गई लेबनान में। और लेबनान के अंदर क्योंकि मिला हुआ था, और इजराइल अरब के लड़ाई में शामिल था, जॉर्डन और सीरिया के साथ वहाँ की मिलिशिया शामिल थे। ये सब वही लोग थे जो लेबनान बॉर्डर के ऊपर थे, हमले करते थे। अब आज के दौर पर अब वहाँ से हम आते हैं, अगर हम आज के दौर पर पहुँचते हैं, आज के जो हालात को हम जो देख रहे हैं कि हमास का भी जो इतिहास है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमास ने हेट्रेड फैलाया था जूश के खिलाफ। उनके दिमाग में ये था कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे जो हैं वो यहूदी हैं। यहूदियों को भर के उन्होंने नफरत फैला रखी थी, जबकि वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी वो लिबरल थे, वो सरकारी नौकरियां करते हैं, आज भी करते हैं वेस्ट बैंक वाले। इजराइल की गवर्नमेंट के अंदर जब ट्रूस हुई थी, और जब उसके बाद जब अकॉर्ड हुआ है, ओस्लो अकॉर्ड के अंदर यही तो हुआ था कि साहब इनको थोड़ी सी वो दे दी जाए फिलिस्तीनियों को। ये शायद आप, मुझे लगता है कि 1990 में एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, ये आप उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, उसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर हुसैन राबिन थे, और ये यासर अराफात इनके बीच में हुआ था। तो इनको लिमिटेड अथॉरिटी दे दी गई थी, पैलेस्टाइनियंस को लिमिटेड अथॉरिटी, कि झगड़ा खत्म हो। उसमें कई कंट्री वर्ल्ड के लोग कंट्री थी जिसमें चाह रही थी झगड़ा खत्म हो जाए, और उस समय हो। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, जब ओस्लो अकॉर्ड करके यासर अराफात आए और राबिन आए, तो उन प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया गया। यहूदी उस अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जूइश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो हार्डकोर और रिलीजियस थे, कई अकॉर्ड का नहीं मानते हैं। और इस चक्कर में प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया इजराइल के। ये वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, काफी टाइम तक इजिप्ट के हाथ में था, इजराइल के हाथ में नहीं था। इजिप्शियन उसको चला रहे थे गाजा पट्टी के नाम से। मैं उस वक्त वहीं था, मैंने काफी सर्व किया हुआ उस एरिया के अंदर। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, मैं वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन थी, छुपाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसी दौर के अंदर, और आप देखिए कि हमास का जन्म होता है, और हमास का जन्म जो हुआ है वो एक शेख यासीन थे, उन्होंने शुरुआत करी ये अकॉर्ड के बाद ही कि साहब ये जो है हम ऐसे नहीं मानेंगे, इनको खाली करना पड़ेगा, यहूदियों को उनको खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से इनको क्लीन कर देना पड़ेगा। उसको उन्होंने माना ही नहीं, और बल्कि वो पीएलओ की भी उसको मानते ही नहीं थे। जो पीएलओ ने जाके अकॉर्ड किया था उसको उन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया था। हमास ने, देखिए, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी हम वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के लिए, उस वक्त वहां पर आपसी छोटे छोटे गुट लड़ रहे थे फिलिस्तीनियों के। और फिलिस्तीन के अंदर, मैं यहाँ पे एक चीज रखना चाहूंगा, इन नुक्ते की बात है कि फिलिस्तीन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर शिया नहीं है, टोटल सुन्नी है वो, और थोड़े से ड्रूज हैं, थोड़े से क्रिश्चियन है, वो भी
वेस्ट बैंक एरिया के अंदर, गाजा में तो वो भी नहीं है। गाजा में जो है टोटल सुन्नी है, और उस वक्त इनको खुली सपोर्ट थी सऊदी अरेबिया की, लेकिन और वहां पे ईरान का कोई भी रोल उस वक्त नहीं था। यासर अराफात ने ईरान से कभी डायरेक्टली हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन ये वो दौर की बात है 84-85 का, कि सीरिया ने और ईरान ने और लीबिया ने, गद्दाफी साहब वाला लीबिया, इन्होंने डिफेंस पैक्ट किया था 20 साल का डिफेंस पैक्ट, अपनी कंट्री को सेफ्टी के लिए अमेरिका से और इजराइल से। और लीबिया के अंदर, लीबिया मेरा जाना हुआ है, मैं नुसरता भी गया हूं, बेंगाजी गया हूं, त्राबलस भी गया हूं, और रहा भी हूं पीछे वहां। उस डिफेंस पैक्ट के अंदर यह था कि हमारे पे हमला होता है या हमको इंटेलिजेंस शेयर करनी होगी तो ये तीनों कंट्री करेंगी। सीरिया जो है पीएलओ को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दमिश्क में उसका हेडक्वार्टर था यासर अराफात का, लेकिन यासर अराफात से रत्ती भर गद्दाफी साहब की नहीं बनती थी, वो सपोर्ट नहीं करते थे। और यही ईरान का था, यासर अराफात साहब को कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आप कहते रहे कुछ भी, लेकिन उस वक्त नहीं सपोर्ट किया था। क्यों नहीं सपोर्ट किया था? क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल लड़ाई थी, सारी घूम फिर करके उस जगह पे कब्जे की थी, जिसमें ईरान भी अपना चाहता था, इजराइल भी चाहता था, और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड था, अरब वर्ल्ड, जो ओआईसी कंट्री थी, वो भी चाहती थी कि वहां पे हमारा कब्जा हो जाए, हम काबिज हो जाए। वो रिलीजियस है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं है, वो रिलीजियस है। आज की डेट में जिस दिन ये इन्होंने शुरू किया हमास ने, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। हमास ने पहला रॉकेट चलाया, पहला रॉकेट चलाने वाले सीधे इजराइल में फेंकने वाले हमास था। इससे पहले पीएलओ ने कभी रॉकेट नहीं चलाया, वो लड़ते थे, पत्थरबाजी करते थे, मशीन गनें आ गई थी तो वो लोग आमने सामने करते थे, रॉकेट नहीं फेंके गए थे आबादी के ऊपर। आबादी पे पहले रॉकेट फेंकने वाला ही हमास है। मुझे उसका डेट मुझे याद नहीं आ रही है किस जो पहली बार फेंका गया था। तो अभी इसी दौर की बात करें जी, अभी जो हुआ है, अभी जो लेटेस्ट नहीं, जब इसकी फाउंडेशन रखी गई हमास की, अच्छा, उस वक्त मैं देखता हूँ, देखिए मैं कहीं पे मैंने लिखा था, मैं क्योंकि उन लोगों ने जब पहली बार फेंका था, लोगों ने फर्स्ट अटैक किया था, ये 2001 में किया था, अप्रैल में पहला अटैक हुआ 2001 में, अप्रैल के महीने में हमास ने अटैक किया था। रॉकेट सीधा पब्लिक पे फेंका था, कोई टारगेट नहीं था, कोई रडार कंट्रोल नहीं था, कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं था, सीधे उठाया पब्लिक पे फेंक दिया। और वो आके रॉकेट गिरे थे आकर के आपके आबादी के ऊपर, ज्यूइश आबादी के ऊपर, और काफी इसमें नुकसान हुआ था। 60 के करीबन उस अटैक में यहूदी मर गए थे। ये हमास की शुरुआत थी 2001 की हमले की, क्योंकि 89-90 में एक्टिव हो गया था ये हमास। इस हमास को मैं आज की बात कर रहा हूं कि वो किताबें, वो इतिहास, कोई फायदा नहीं इसको बार बार रिपीट करने से। मैं करंट बात करता हूं, अभी सीधी से वहां सीन क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका ने और मिस्टर ट्रंप ने अरब वर्ल्ड को बैठा दिया इजराइल के साथ, जिसमें यूएई भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी है, और भी कुवैत भी हैं, और कतर भी। ये कंट्री लोग जा भी रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स, वो मिल भी रहे हैं, और ईरान अलग थलग पड़ गया, टर्की अलग थलग पड़ गया, क्योंकि टर्की जो है वो चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी सुपरमेसी के लिए कि मैं सबसे पावरफुल हूं, सबसे पावरफुल अपने को शो करना चाह रहे हैं, जबकि वो है नहीं। और ये देखिए, आप इतिहास में जाइए, 1400 साल पहले भी खलीफों के दौर में भी वर्चस्व की लड़ाई होती रही है सर। ये उधर यानी आप कह रहे हैं कि इस्लाम के उदय से ये जंगें जारी रही हैं, वो बहुत सारी जंगें हैं, वो आपस में एक दूसरे का वर्चस्व के लिए है, लेकिन वो लड़ाई जो है वो मजहबी तौर पे स्थापित हो गई है, मुझे लगता है। मैं बता रहा हूं उसमें जी, बिल्कुल नहीं मजहबी है, ये मजहबी तो हो ही नहीं सकती। मैं इसको प्रूफ अभी करता हूं। ये टोटल वर्चस्व, दूसरा मौके का फायदा उठाना, तीसरा दो को लड़ा करके बीच से निकल जाना। अभी मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। अभी हुआ ये है कि जो इन्होंने रॉकेट से हमला किया है हमास ने, और ये रेजिस्टेंस मोमेंट है और यहूदियों के खिलाफ बनाया गया हमास, ये शॉर्ट फॉर्म है।
ये शॉर्ट फॉर्म है हमास, हरकतुल मुआक़वा अल इस्लामिया, इस्लामिक रेजिस्टेंस, हाँ शॉर्ट फॉर्म है हमास, HAMS। और ये बना ही यहूदियों से नफरत के बेस के ऊपर, इसीलिए ये गाजा में ज्यादा एक्टिव है, ये वेस्ट बैंक में नहीं है। वेस्ट बैंक का जो फिलिस्तीनी है वो पढ़ा लिखा है, वो वहाँ की सरकारी नौकरियों में भी है, उनको बिजली पानी भी देता है ये आपका इजराइल, वो इजराइल का ही पार्ट कह सकते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल अथॉरिटी दी गई है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पुलिस है, सब है। इन्होंने गाजा में से शुरुआत करी है, और जाहिर है जब गाजा से करेंगे तो जो वहां के रहने वाले भी वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं, मजबूरी है इनकी। वहां पे नारे ऐसे लगाए जाते हैं कि उसको रंग दे देते हैं रिलीजन का, कि साहब यहूदी वर्सेस मुस्लिम इस्लाम की लड़ाई हो रही है। लेकिन इस जिस रॉकेट उन्होंने 1000 बरसाए थे, उससे पहले 15 दिन पहले सीरिया की कैपिटल दमिश्क के अंदर ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे और हमास के लीडर से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उनके ट्विटर के ऊपर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हाँ हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से भी करेंगे, हम हमारी पूरी सपोर्ट आपको है हमास को। एक तो लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करे, माना कि वो शिया हिजबुल्लाह शिया वो है, नसरल्लाह के मौलाना साहब हैं जो उसके लीडर हैं हिजबुल्लाह, लेकिन हमास को भी ये वादा कर गए। और इसके अलावा एक भी मुस्लिम वर्ल्ड का कोई भी कंट्री निकल के नहीं आई इनको सपोर्ट करने के लिए। सीरिया एक ऐसी जगह बन गई है जैसे कि कभी किसी जमाने में कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका और रशिया के बीच में वियना हुआ करता था, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वहीं जासूसों को भी अदला बदली होती थी, वहीं इनके मीटिंग्स होती थी। वो दौर था जब मिस्टर रीगन एंड गॉर्बाचोव हुआ करते थे, एग्जैक्टली सीरिया ने वही रोल अदा किया। ईरान ने इनको सपोर्ट दिया और इन लोगों ने इस चीज का ख्याल नहीं किया। जिस दिन जुमे की नमाज थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आ रही है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो गुमराह किया जा रहा है, वो बात बताई नहीं जा रही है। सच्चाई ये थी, जिस समय वक्त नमाज हो रही थी मस्जिद अल अक्सा के अंदर, बैतुल मुकद्दस में नमाज जब हो रही थी, तो सारे वहां पर बुजुर्गवार भी इकट्ठा थे, बच्चे भी इकट्ठा थे, लेकिन कुछ जो थे हमास के फाइटर, मैं फाइटर इस्तेमाल करूंगा, वो अपने थैलों के अंदर रख करके अपने पत्थर लेके गए, पत्थर लेके आए थे। राइट राइट राइट। तो वो था सिर्फ, होना क्या था, वो लिटमस टेस्ट था उस दिन जो मिसफायर कर गया। ये लिटमस टेस्ट था जो उस दिन मिसफायर कर गया। जब नमाज पढ़ के निकले तो उन्होंने, जो फोर्सेस खड़ी होती हैं इजराइल की, तो वहां सेफ्टी के लिए खड़ी होती हैं। अब ये कहें कि आपको मारने के लिए खड़ी होती है तो गलत है, निहायत गलत बात है। वो सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं कि कहीं आपस में गुट की झगड़ा, कि कोई गुट इन्हीं के गुट को आके हमला न कर दे। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनकी बनती नहीं हमास की, जो वेस्ट बैंक वाले, उनको पीए कहते हैं, और पीए के भी ऑफिसर्स को या हमास जाके मार देता है, चुपके चुपके उनका मर्डर किया इन लोगों ने जा करके वेस्ट बैंक में। और उन्होंने पत्थर फेंका तो वो पहले बैटन फाइटिंग हुई डंडे से, तो पथराव बढ़ गया, धक्का मुक्की हुई, तो मस्जिद में भी गए, बात बढ़ गई। उसके बाद पूरी दुनिया को पता है ये कि इन्होंने रॉकेट नहीं फेंका था, इनकी जो वहां पे हाथापाई बहस हुई थी, या मस्जिद अल अक्सा के अंदर ये इनके सिपाही सोल्जर या फौजी जो भी कहिए चले गए थे, बेदबी जरूर करी होगी, क्योंकि मस्जिद है, जाहिर है कि मुसलमान के हिसाब से तो बेदबी हो गई, जूता पहन के अंदर आ गए। उसको हमास ने अपना एक इशू बनाया, इशू बना लिया, और किया ही इसलिए था, वो किया ही इसलिए हमास ने था। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद में पत्थर ले जाना जो है वो जायज है, और उन पत्थरबाजों को रोकने, नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं उस वो जो पत्थर लेके गए, ऑर्गेनाइज करके पत्थर ले गए, वो वहां ले जाकर के आप वहां दंगा, मस्जिद जैसे आप मुसलमान मानते हैं बड़ी पाक जगह है, लेकिन उस गुंडों को रोकने के लिए अगर पुलिस जूते पहन के चली गई तो आपने उसको इशू बनाया, और उसको बेस बना करके फिर आपने इतना बड़ा जो है रॉकेट हमला कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसने शुरुआत करी है, और वो उन्होंने प्रिसाइजली वो टाइम रखा है कि रमजान का टाइम है तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। जुमा था उस दिन, जुमे का दिन था,
जुमेंग दिन था। वो रिएक्शन जो था, नहीं नमाज तो वहां रोज पढ़ने जाते हैं, लक्सा में नमाज डेली होती है, ऐसा नहीं कि जुमेंग होती है, नमाज डेली होती है। जी 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 वहां पर वो मौका ऐसा था कि रमजान का पाक महीना था, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है पागल हो जाएगा और पूरे सब टूट पड़ेंगे इजराइल के ऊपर। वो डिप्लोमेटिकली होगा, मिलिट्री का होगा, इसका होगा, उसका होगा। ईरान ने उनको भरोसा दे रखा था। अब मैं यहां पर कुछ बात लेकर आ रहा हूं जो आपने कही कि मजहब से जुड़ी या इससे जुड़ी उससे जुड़ी, ये टोटल पुष्पन जी पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक है आज की डेट में मिडिल ईस्ट के अंदर, मुझे कहते हुए रत्ती भर भी गुरेज नहीं है। चाहे मैं तो शिया बिरादरी से हूँ और हमारे शिया बहुत सारे सुन रहे होंगे, वो जो मौलाना ने कह दिया लोगों ने सुन लिया, वहां के अखबार किसी ने भेज दिया तो सुन लिया। हकीकत में बताता हूँ आजकल क्या चल रहा है जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ईरान ने तालिबान से हाथ मिला करके खुरासान प्रोविंस के अंदर उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी अमेरिकन और इजरायली के खिलाफ। तालिबान वहाबी ग्रुप है, सुन्नी है अफगानिस्तान के। आप कैसे उनको अपने क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं? उनको हथियार दिया लोगों ने, उनको क्लाशनिकोव जिसको AK-47 कहते हैं जो मेड इन ईरान है वो उनको दी गई है। उनको ट्रेनिंग दी गई अमेरिका से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। ईरान कर रहा है। तो आपकी दुश्मनी है तो दुश्मन को दुश्मन दोस्त हो गया। तो यानी कि हम तो यूं कहेंगे मेरी लैंग्वेज में जो मैं तो बचपन से देखता आया हूं, यानी कि आप मौका मिला तो आप यजीद की फौज के साथ खड़े हो जाए। वही आपने हमास के साथ किया। हमास भी सुन्नी है, कर कौन रहा? शिया। बात करिएगा तो मिल्लत की बात करते हैं, इस्लाम की। अगर इस्लाम की इतनी बात थी, ईरान इराक का कितने साल वॉर चला, कितने लोग मरे दोनों तरफ। ये कौन सी मिल्लत है? और OIC के अंदर एक भी कंट्री नहीं बोली। कंट्री इसलिए नहीं बोली कोई इजराइल से डर रही है, तो वो समझ रहे हैं कि अंदर कहानी इसकी क्या हो रही है, बल्कि हमास को समझाने की कोशिश करी कि हमला बंद कर दो। तो लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ कहा कि सऊदी अरेबिया ने या UAE ने उनको जो है कहा कि भाई इजराइल को नहीं मना कर सकते थे, और हमास से कहा कि आप लोग इस तरह हमला बंद कर दिए, ठीक नहीं है, उसमें बच्चे मर रहे हैं। लेकिन एक बात सच और भी है, इजराइल में भी नुकसान हुआ है। जिन्होंने रॉकेट फेंके इजराइल में नुकसान हुआ है। वो चीख चिल्ला नहीं रहे कि हमारे बच्चे मर गए, हमारे घर के औरतें मर गई, क्योंकि ये लोग चिल्लाते हैं। पहले पत्थर फेंकते, जब इनको पीटा जाता है तो ये चिल्लाना शुरू करते हैं, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, बड़ा बड़ा होता है। हमारे पास कुछ वीडियो है ये, और हैरान करने वाली थी। वो करंट वीडियो थी, क्योंकि उसके अंदर जिससे कैंप से लेके उसमें डेट और टाइम चल रहा था, लाइव था। वो जियो टैगिंग थी, इसके ऊपर जियो टैगिंग है। उसमें बाकायदा कपड़े बड़े पहना बना कर लेटाले जा रहे हैं फर्जी। अब ये कहें ना कहें कि हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि पीछे सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ था। घायल दिखाने के लिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे सभी लोग देख रहे हैं, और सोशल मीडिया तो दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। ईरान को वहां से हटा के उसको इजराइल से लड़ने के लिए हमास का इस्तेमाल किया, अमेरिका से लड़ने के लिए आप तालिबान को ट्रेन कर रहे हैं। ये कहां का इस्लाम हमको बताइए? ये ईरानियंस की क्या पॉलिसी है? ये हमारे तो समझ से बाहर की बात है। आप खुद लड़िए ना, मांस खोलिए, और आपको नफरत किस चीज की वो तो बता दीजिए अमेरिका से। मैं गारंटी से कहता हूं, मेरी आवाज को सब सुनेंगे इसको, कि मुझको एक बता दे कोई ईरान का, ये ईरान का फॉलोअर या कोई मौलाना वहां से पढ़ के आया हो कौम से, वो ये बता दे ईरान की अमेरिका की दुश्मनी क्या है। और जब दुश्मनी है तो मैं भी बताता हूं कि हराम हलाल भी मानते हो अगर आप, तो हराम भी किया गया है। दुश्मनी क्या है? अरे दुश्मनी तो अमेरिका को करना चाहिए। मैं अमेरिका की फेवर की बात रत्ती भर नहीं कर रहा हूं। जब इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया इमाम खुमैनी के टाइम के ऊपर, तो अमेरिकन एम्बेसी को सीज कर दिया गया था। साहब कितने दिन किया गया? तो कितने लोग अंदर थे? 300-400 लोग अंदर थे, फीमेल भी थी। और किस मुश्किल से खाना दवा अंदर जाती थी। 1.5 साल आपने उनको कैद करके रखा था। ये कहां का इस्लाम था? ये बताइए मुझे। क्योंकि वो वर्कर थे, वो हुकूमत नहीं थी। उनके वर्कर थे, क्लर्क थे, काउंसलर थे, नौकरी करने वाले बीवी बच्चे जिनके अमेरिका में थे। एक आध फीमेल थी, एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, उनको डिलीवरी होने वाली थी, उनको जाना था अमेरिका, वो जा नहीं पाई थी, सीज कर दी इनकी एम्बेसी। उन्होंने एक बुक लिखी अमेरिका के अंदर जाकर के कि किस तरह से मेल और वो एक आध और फीमेल थी, उन लोगों ने उनके बच्चे की डिलीवरी हुई है। आपने 1.5 साल उनको एम्बेसी के अंदर बंद करके रखा। अब उल्टा कह रहे हैं कि अमेरिका से आपको नफरत, अमेरिका को आपसे नफरत होनी चाहिए थी। आपने
एम्बेसी के अंदर कैद करके रखा। कहां का इंसाफ था, कहां का इस्लाम था भाई? हमारे यहाँ 1 लाख फौजियों ने सरेंडर किया था बांग्लादेश के अंदर, और जब आए थे हिंदुस्तान के अंदर तो सब रखे गए थे, फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे सारे हमारे फौजियों के साथ। उसके बाद गिन करके पाकिस्तान भेज दिया गया, हमने बदला नहीं लिया। फौजी को फौजी की तरह से किया गया। इसी तरह उनके कारकुन थे जो एम्बेसी के अंदर थे, कोई क्लर्क था, कोई था, एम्बेसडर तो था ही नहीं उसमें। तो हमने 1.5 साल उनको क्यों ब्लैकमेल करने की, क्या करने चाहिए हमने कैद के बताइए तो हमें बताइए। हमको ईरान के लोग जवाब दे दे, जो लानते हैं आप भेजते हैं, उनके झंडा जलाते हैं इसराइल का इनका, तो हमको तो सवाल का जवाब ही आप नहीं देते। हमें समझ नहीं आ रहा किस बात की झगड़ा है। चलिए इसराइल का आपका हो सकता है मस्जिद अल अक्सा की वजह से, बैतुल मुकद्दस की वजह से हो सकता है, लेकिन उसमें क्या झगड़ा? आप तो नमाज पढ़ ही रहे हैं वहां पर, और वो लैंड उनकी है, पहले से यहूदी वहां थे, आप लोगों सबने उनको भगा दिया, वो लौट के आ गए और जमीन खरीद के आए। हुजूर पुष्पेन जी, उन लोगों ने 48 में जब इनको एक हुकूमत का शक्ल दी गई तो उन्होंने लैंड खरीदी है। ये अरब के लोग लैंड बड़े पैसे पे बेच बेच के वहां से गए थे जहां पे इन्होंने अपना बसाया है, तेल अवीव। ये आए, मैं कहेंगे आप तो यहूदियों की तारीफ कर, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, इतिहास। आप इतिहास क्यों बदल देंगे आप? अब ये कहिए कि हम इस्लाम को मानने वाले, तो साहब जो हम यहूदी कुछ कह नहीं सकते, क्यों? बीबी फातिमा साहब तो यहूदी औरतें बैठती थी, वो अपने प्रोग्राम में बुलाती थी, शादी में गई थी बीबी फातिमा, और शियों के घर में तो जनाब सईदा की कहानी सुनी जाती हो। क्या है जरा बताएं? यहूदियों के साथ तो उठना बैठना था। ये किस बात की? ये टोटल जो है हमारे यहाँ, अब मैं सवाल करता हूं तो जवाब नहीं देते। हमने तो कहा कि आप बताइए तो अमेरिका से क्या झगड़ा है, तो बताते नहीं है। आज हमास को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए? 1000 रॉकेट आपने बरसवा दिए रमजान के महीने में। ये कौन सा इस्लाम है भाई? नहीं, और फिर रमजान का महीना क्यों चुना जी? और रमजान का महीना ही क्यों चुनते हैं भाई? ये भाई रमजान का महीना पाक महीना है, जंगें नहीं उसमें लड़ी जाती हैं, उसके अंदर सारे कामकाज बंद, ऐसे काम नहीं किए जाते हैं जो हराम हलाल के दायरे के अंदर आते हो भाई। अमन सुकून का महीना है, इबादत का महीना है, पाक महीना है, और आप रॉकेट 1000 रॉकेट दाग दीजिए किसी शहर के ऊपर, आबादी के ऊपर, और वो भी रॉकेट ऐसे हैं जो कोई टारगेट भी नहीं पड़ते हैं, पानी की तरह आपने बरसा दिया तो कोई मर ही जाएगा बेचारा। ये कहां का इस्लाम है? और आपने जो सपोर्ट कर, अब ये देखिए सुन्नी स्टेट और सारी है वो नहीं सपोर्ट कर रही है हमास को, ओआईसी ने हाथ खींचा हुआ पीछे, क्योंकि सच्चाई मालूम है सबको, ईरान ने उनकी मदद करी। मैं इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अब आज को जो आज है मैं उसमें लाना चाहता हूं कि एक तरफ तो ओआईसी की लीडरशिप की जंग चल रही है, आपको पता है कि वो टर्की उसको लेना चाहता है, और ये वही टर्की है। आप अगर मैं समझता हूं कि इसको पीछे चले जाएं तो उस टर्की का मुझे याद है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने 1453 में वहां एक चर्च बनाया था, 1453 में, और उसके बाद में फिर वो अतातुर्क की कमाल पाशा की जो वहाँ हुकूमत थी, और 1920 में भारत के गांधी जी ने भी वहाँ खिलाफत को जो है, खलीफा की हुकूमत को जो है उसकी हिमायत की, और फिर हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को उसमें झोंका, जो मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली बहुत बड़ा ब्लंडर था गांधी जी का। लेकिन 1934 में जो उस वक्त के तुर्की के जो लीडरशिप थी, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, वो उनको बड़ा मॉडरेट और बड़ा सेकुलर माना जाता था। उन्होंने उस चर्च को जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था जी, और उसके बाद में आज की इस्लामिक राजनीति और ओआईसी की लीडरशिप का दीवानापन देखिए कि उस म्यूजियम को, ये इस वक्त जो एक बेवकूफ नाम का वहां प्रेसिडेंट है जो अर्दोगन जिसको बोलते हैं, उसने उस हागिया सोफिया चर्च को म्यूजियम था उसको फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो एक
तरीके से अगर इसी के इतिहास पे बात होने लगे तो फिर इसका विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि देखिए साहब ऐसा करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी इस वक्त ओआईसी की लीडरशिप का भी मामला है, और उस लीडरशिप में जो सबसे ज्यादा जिनकी आवाज बुलंद हो रही है वो टर्की की और पाकिस्तान की। बाकी सब जो है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उतने एग्रेसिव नहीं है। तो मैं ये मानूं कि आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एकदम पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। और इसी पस मंजर में आपको भारत के वो मुसलमान जो सोशल मीडिया पे लगातार मैं देख रहा हूं, जितनी भद्दी और गंदी गालियां, कोई अंसारी है, कोई रहमान है, कोई खान है, जितनी भद्दी गालियां आपको और मुझे दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और उनको कोई कहता है कि आप जो है वो हिंदुओं के जासूस हैं और क्या क्या नॉनसेंस। तो मेरा कहना है कि भारत का मुसलमान जिसे खुद कुछ पता नहीं है, जहां मैं फिर वही बात कहूंगा, सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगती है, भाई पाकिस्तान फ्रांस का बाइकआउट कर रहा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि फ्रांस के जो कपड़े हैं वो कोई पाकिस्तानी पहन नहीं सकता, उनके जूते वो पहन नहीं सकता, और फ्रांस ने पंचर की दुकान खोली नहीं है लाहौर में जो तुम बाइकआउट करोगे। तुम्हारी औकात क्या है बाइकआउट करने की? ऐसी हिंदुस्तान में लोग इजराइल को बाइकआउट कर रहे हैं, भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम बाइकआउट करोगे? सिवाय जज्बात भड़का रहे हो, पूरे देश को गाली दे रहे हो और हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करना चाहते हो। भारत का अपना एक स्टैंड है, लेकिन फिर भी आप जिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें इजराइल अगर गलत है तो गलत कहा जाएगा, लेकिन आप तो खुद रमजानों का, पाक महीने का इस्तेमाल करते हैं, मस्जिदों में पत्थर ले जाते हैं, जैसे जैसे हमने कश्मीर में देखा कि मस्जिदों से अजानें दी गई, मस्जिदों से हिंदुओं को मारने की वो की गई, सीआरपीएफ पे हमला करने वालों ने मस्जिद का इस्तेमाल किया। तो मस्जिद का इस्तेमाल अगर आप गुंडागर्दी के लिए करें तो इस्लाम में जायज है, और उसी मस्जिद के अंदर आपको मारने के लिए पुलिस चली जाए तो ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये जो पाखंड है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के पर्सपेक्टिव में इस पूरे झगड़े को आप किस तरह देखते हैं? पुष्पेन जी, हमारे यहां मैं एक किसी फिरके को भी नहीं कहने जा रहा हूं, बस सभी के लिए जितना मुसलमान है भारत का, और न मैं उनको कोई राय दूंगा। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और काफी अरसे से रह रहे हैं, और ये मुसलमान जो इस तरह की बातें करते हैं, हर चीज को मजहब के चश्मे से देखते हैं, हर चीज को मजहब के इस्लाम के चश्मे से देखते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो इसको भी इस्लाम की चश्मे से देख रहे होंगे, ये देखो काफिरों की तरह काफिरों का साथ दे रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूं यार, इतिहास पढ़ के देखो, पढ़ना तो सीख लें कम से कम। अभी कहेंगे तो हिंदू राष्ट्र शक्ति कैसे बना दी कैप्टन रिजवी का हिंदू राष्ट्र शक्ति से? अरे भैया मैं इस्लाम का हूं, मैं शिया हूं, बाकायदा प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन हिंदुओं के मुल्क में रहता हूं, 100 करोड़ हिंदू हैं। मैं काफी इंप्रेस्ड हूं उनके सनातन से और उनके तरीके से, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। और मैं हिंदुत्व की जो बात करता हूं तो हिंदुत्व का बात ये नहीं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा यहां से बाहर हिंदुस्तान से। मैं उस हिंदुत्व की बात करता हूं जो सिंध नदी से शुरू होता है और जो हिंदू कुश पर्वत से शुरू होता है, नीचे तक गया है। उस जगह रहने वाले वो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तानी एक होंगे, किसी कौम के हों, किसी जात के हों, तो खुद शक्ति बन के खड़े होंगे। आप क्यों अपने आप को अलग करते हो? ना तो आप अरब से आए हो, ना ईरान से आए हो। आए होंगे, इक्का दुक्का तो आए हैं ना, लेकिन क्यों अलग थलग कर देते हो? आपको क्यों एहसास से कमतरी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों हो? आप अरब नहीं हो भाई। ना अरबों जैसी आपकी चाल, ना अरबों जैसा रहन सहन, ना अरबों जैसा आपका कल्चर, ना अरबों जैसी प्रैक्टिस। यही तो है कि आप नमाज पढ़ते हो 5 वक्ती और कुरान मजीद पढ़ते हो, तर्जुमा उसको गलत करते हो। आप सूरों को मिस इंटरप्रेट करके पब्लिक को सुनाते हो। बच्चों को आप जाकर के इस्लाम के नाम पर उन पर डंडे बरसाते हो। और मोहब्बत से भी कुछ चीजें होती हैं। मतलब दुनिया का सबसे उम्दा आला मजहब इस्लाम है, आप कह रहे हो। चलिए मैंने आपकी बात मान ली। ये कौन सा उम्दा आला इस्लाम था? फिर वही बात आ जाएगी कि ईरान ने हाथ मिला लिया तालिबान से, ईरान ने हमास को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये तो उनके हिसाब से, शियों के हिसाब से तो ये तो यजीद की सेना है। तो पॉलिटिक्स हो रही है ना, मजहब के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे। जो
4.5 करोड़ शियों की आबादी वो भी बेवकूफ बन रही है। मौलाना बैठ बैठ के सरमन देते ईरान ईरान ईरान। अरे ईरान तो फारसी बोलते हैं भाई, कन्वर्टेड है 90%। ईरान तो कन्वर्टेड है, अरब कब है? जैसे तुम यहाँ कन्वर्टेड हो, वो तो सारा पारसी थे वो तो। अरे जैसे पारसी कन्वर्ट होकर शिया थे, तो यहाँ हिंदू कन्वर्ट करोगे कैसे? वहां से शिया सारा वहीं से आया हुआ है। तो हमारे में ईरानी में फर्क क्या है? वो फारसी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ये इनके समझ में नहीं आता है। ईरान को ऐसे ले लेंगे, सीनियर्स लगा देंगे, ईरान हमारा मुल्क है, हम तो खिलाफत कर रहे हैं ईरान की, मुखालफत जैसे बोलते हैं, मुखालफत कर रहा हूं। क्यों तालिबान साथ मिलाया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात कैसे मिला सकते हैं आप? हमास को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, आपने यमन के अंदर आपने सपोर्ट करा उन शियों को, गरीब गुरबा इनको करके, जिससे वो लड़ रहा है, लेकिन आप तो खुद फंड कर रहे हो उनको। ये जो रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, उनकी तो औकात नहीं है इतने रॉकेट खरीदने की, पैसा नहीं है। सबसे गरीबी गाजा पट्टी के ऊपर है। वेस्ट बैंक में जाइएगा तो सरसब्ज हैं वहां के मुसलमान, वहां के फिलिस्तीनी। गाजा पट्टी में जगह कम है, गलियां कूचों के अलावा कुछ नहीं है। भूखमरी है वहां पे, भूखमरी सर। अरे उनकी जाके उनको कहीं रोजगार के लिए लगाओ यार। अब रॉकेट दोगे उनको हमले करने के लिए? आपकी यहूदियों से लड़ाई है, लड़ लो ना खुल के। फिर जाहिर है कि रिटालिएशन तो करेगा ही इजराइल। आप 1000 रॉकेट बरसाओगे बिना टारगेट को, उन्होंने टारगेट से मारना शुरू कर दिया, जाके लड़ाकू जहाज भेज दिए और प्रिसाइज अटैक करी, बिल्डिंगें गिराई जहां पे हेडक्वार्टर थे। मैं कोई खुश नहीं हूं, मैं फिलिस्तीन के बच्चों मरे हैं या वहां सिविलियन मरे, मैं खुश नहीं भाई। लेकिन शुरू आपने करी है, और मौत दर्दनाक होती हो या होती है, चाहे यहूदी की हो चाहे फिलिस्तीनी मुसलमान की हो, मौत मौत ही होती है। जो भी मरता है उसका घर टूटता है, जिसका बच्चा मरेगा वो सारी जिंदगी रोएगा और आपको बद्दुआएं देगा। शुरू आपने किया है। मेरे पास, हम लेके नहीं बैठे, लिस्ट है पूरी, डेट के हिसाब से बॉम्बिंग करते थे। ब्लैक सितंबर आप थे, एक ग्रुप था ब्लैक सितंबर, स्पेशलिस्ट था, हवाई जहाज हाईजैक करता था। हाईजैकिंग अल-फतह ने की। अल-फतह ये था, बाद में नाम बदला, पीएलओ करा, ये सारा अराफात साहब थे। अबू निदाल ये 80s के हीरो थे वहां के मुसलमानों के। लेकिन कैप्टन साहब, कमाल की बात यह है, अल-फतह बनाया, अल-फतह का सबको पता है, अबू निदाल के बारे में सबको पता है, लेकिन उन्हीं यासर अराफात को भारत में कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू पीस पुरस्कार दिया, गांधी पीस पुरस्कार दिया, और दुनिया ने उन्हें नोबेल प्राइज दिया। तो अल-फतह भी तो अपने आप में आज की हमासी थी। बता रहा हूं, यासर अराफात जब कैरो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ये स्टूडेंट लीडर थे, ये वहां के प्रेसिडेंट बन गए थे। और ये दौर था कर्नल नासिर का, अब्दुल जमाल का, जो नॉन अलाइंस बनी थी और जवाहरलाल नेहरू मिले थे जाकर के, और मार्शल टीटो थे यूगोस्लाविया के। इन तीनों ने मिलकर नॉन अलाइंस बनाई थी अगेंस्ट द नाटो फोर्सेस। यासर अराफात उस जमाने में हीरो थे। यासर अराफात ने इनका वेलकम किया था कैरो के अंदर, इनसे उनसे ताल्लुकात थे, उनको अल-फतह से मतलब ही नहीं था। कुछ चीजें तो जवाहरलाल नेहरू मरहूम ने तो अपने जाती तौर पर रिश्तों में निभाई हैं, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं आज की तारीख में। कश्मीर का मामला भी तो जाती था इनका। वो गुरु गोलवालकर ना पहुंचते तो कश्मीर तो हरि सिंह जी चले गए थे पाकिस्तान के साथ। भाई हम तो कहने में कोई हर्ज नहीं, उनके परिवार के कर्ण सिंह शायद सुन रहे होंगे, कहाँ सुनेंगे बेचारे, खुद ही काफी उम्र हो गई उनकी। लेकिन ये चला गया था कश्मीर हमारा, हरि सिंह जी तो बना कर दिया था जवाहरलाल नेहरू को। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुला लिया गुरु गोलवाल का, आप जाइए समझाइए भाई, वो हिंदू स्टेट है, हिंदू महाराजा, समझ में उनके आ जाए, पाकिस्तान चले जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। वो 3 दिन जाके रहे, राजा हरि सिंह को समझाया 20 अक्टूबर को, तब जाके इजराइल के इस पूरे क्राइसिस को, जैसे हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है ये सुन्नी डोमिनेटेड है, हमास के बारे में कहा जाता है हिजबुल्लाह ईरान बैक्ड है, शिया है, वो लेबनान के हैं, वो फिलिस्तीन के नहीं है। ओके, मेरा कहना यह है कि इस बार मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी की जो है मान्यता भी दे दी थी, और अपनी एम्बेसी भी जेरूसलम उन्होंने तेल अवीव से शिफ्ट कर दी थी।
तो क्या आपको लगता है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है, ये इस समय मुझे जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि या तो हिजबुल्लाह समाप्त हो जाएगा या ये क्राइसिस वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस समय पूरा इस्लामिक वर्ल्ड भी जो है, हमास पूरा इस्लामिक वर्ल्ड भी जो है वो पूरी तरीके से तितर बितर है, उनकी हालत वो नहीं है, पैसा भी नहीं है। पिछले 1.5 साल के कोरोना ने मिडिल ईस्ट की सारी इकोनॉमी को भी कोलैप्स कर दिया है, ऑयल भी प्राइसेस डाउन हो गए हैं। तो क्या इन तमाम चीजों से आपको लगता है कि ये इजराइल और फलस्तीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, जिसे मुसलमान वर्सेस यहूदी बनाने की कोशिश की जा रही है, इस कन्फ्लिक्ट का एंड आपको लगता है कि दिस इज द लास्ट वॉर और इसके बाद ये सेटल हो जाएंगी चीजें? क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम के बहुत सारे देशों का समर्थन इनको नहीं है और ये अलग थलग पड़ने लगे हैं, अब सिर्फ जज्बाती नारे जरूर लग रहे हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन कोई वहां उस तरीके से पैसा और रसद उनको दे नहीं पा रहा है, उतना नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आपका क्या मानना है कैप्टन सिकंदर रिजवी? पुष्पेन जी, मैं एक चीज बताऊं आपसे जी, जिन्होंने भी इस्लाम का ठेका ले रखा ना आपके टर्किश प्रेसिडेंट ने, जी जी, उसी तरह ईरान ने ले रखा है इस्लाम का परचम लेकर के। वो उन शियों की मदद नहीं करता है जो स्लम में रहते हैं। लखनऊ के अंदर एक स्लम में 5000 शिया रहता है स्लम में, वहीं से अलम उठाते, वहीं से ताजिया उठाते, मुहर्रम मनाते हैं। ईरान का कभी वहां कोई भटक कभी नहीं आता कि इनकी मदद करे। अगर आप ही कह दीजिएगा लखनऊ में खड़ोगे तो आपको गालियां देना शुरू कर दें, अरे वो तो हमारा मुल्क है। मुल्क से मतलब भी विचारों को नहीं है, उनको ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा हमारे मौलानाओं ने। जिन दो लोगों को, और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, टर्किश और ईरानियन की बिल्कुल नहीं बनती है। इनके झगड़े वो कुर्द और अर्मेनिया वाले, अर्मेनियंस है वहां पर ऊपर, इनके झगड़े वो हैं। ईरान की इनकी दोनों बनती है। अब इन दोनों में रेस हो रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। और ये जो हमास को सपोर्ट किया गया है, जो ये जितना ओआईसी कंट्रीज है, ओआईसी के अंदर ईरान नहीं है, ये लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। ये समझ चुके हैं कि हम लोगों को वॉर में खींचने की कोशिश की जा रही है, हमको इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। ओआईसी के जितने इस्लामिक कंट्री हैं ये सब समझ चुके हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया भी इंगेज है यमन के साथ, यूएई नहीं इंगेज होना चाहता है, ना कतर, ना दोहा, ना कोई। हालात अच्छी नहीं कंट्री के सभी को, आपने अभी कही बात सही है। तो इससे करके इंगेज करने के लिए जाहिर है कि अब उन पे उंगली उठाई जाएगी। देखिए जो जुल्म जाती इजराइल ने करी थी फिलिस्तीन पे, तो ये लोग बोले नहीं थे। ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। और उस पॉलिटिक्स में दोनों ही कंट्री मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग। दोनों की बनती भी आपस में नहीं है। और टर्की तो चाह भी रहा है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के हम बड़े लीडर बन जाए। क्या है वो? और ये जितने इस्लामिक कंट्री हैं, जितने मुस्लिम मुल्क हैं, ये समझदारी से काम ले रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे से शैतानी करी है। पहली बार समझदारी से काम ले रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं। वो समझदारी से काम इसलिए ले रहे हैं, वो चाहते हैं एक्सेलेट ना हो। भाई एक्सेलेट नहीं होना चाहिए, कैजुअलिटी होगी, लोग मरेंगे। भाई इजराइल तो तबाह कर देगा 2 मिनट के अंदर। उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, उनका एडवांस सिस्टम है। देखिए उनका जो जितने उन्होंने रॉकेट फेंके थे, उन्होंने अपने आयरन डोम से सारे गिरा दिए। मैं कहता हूँ 10 निकल गए, 20 निकल गए, गिरे तो जाकर। लेकिन आप नियत देखिए कि किसी शहर पे बारिश की तरह से आप रॉकेट को भेज देंगे, ये क्या है भाई? रमजान के महीने में हराम हलाल आपके समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपसे आखिरी सवाल ये मेरा है, सवाल क्या है बल्कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ योर व्यूज कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो जगह जगह में देख रहा हूँ, मस्जिदों में जो खुतबे दिए जा रहे हैं उसमें तमाम इस किस्म की बातें, और ऐसा लग रहा है कि मुसलमान यहाँ से जो है वो देसी कट्टा लेकर के वहां पहुंच जाएगा और इजराइल के ऊपर जाके 4 गोली चला देगा। और इस मतलब जिनको जो शायद दिल्ली से निकल करके गुड़गांव नहीं जा सकते, वो इजराइल जाने के ख्वाब, इजराइल को खत्म करने को हर खुतबे में यहूदियों को खत्म करने और अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान में जाहिल जो हैं, जो फतवे जारी करते हैं, हम लोग भी उससे अछूते नहीं है, आप भी उससे अछूते नहीं है। आप हिंदुस्तान के खास तौर से शिया मुसलमानों को, क्योंकि आपका
जो जो बैकग्राउंड है वो शिया है, और आपको अपने शिया होने पे फक्र है, और शायद मुसलमान होने पे उतना फक्र नहीं है। लेकिन इस वक्त जो डिवाइड है वो ये है कि साहब ये तो शिया है। आप खासतौर से शिया मौलवी जो हैं, जो खासतौर से आप तो लखनऊ से आते हैं, लखनऊ में तो ज्यादा बड़े बड़े शिया लीडर्स मौजूद हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, मैं उनके मजहबी कह रहा हूं, उनसे आपकी क्या अपील होनी चाहिए? क्योंकि मुल्क के अंदर आप यहूदियों को गाली दे करके यहां जो लोग हैं उनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के हिंदू को गाली नहीं दे पा रहे, तो आप यहूदियों को गाली दे रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि हमारे रिश्ते क्या हैं। और आपको यह भी पता होगा कि जब 26/11 हुआ था, जब पाकिस्तान ने वहां से एक हिंदू टेरर, जो कांग्रेस के कुछ लीडरों ने मिलकर के एक हिंदू टेरर क्रिएट किया, जब वो कसाब वाला हमला था, तो आपको याद होगा कि यहां यहूदियों का एक जगह है शबाद हाउस बॉम्बे में, उस पर भी हमला किया था और एक बच्चा भी मरा था। और ज्यादातर बहुत सारे मराठी जो हैं 30-40 साल पहले जो यहाँ क्रिश्चियन थे वो भी वहां चले गए। परसों भी इत्तेफाक से हमारे चैनल पे 22 तारीख को जो एक हमारे यहाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, डेविड नाम के, कभी आपने देखा होगा, वो डेविड एक कैरेक्टर थे। डेविड साहब के भाई के पोते जो हैं वो हमारे साथ परसों लाइव जुड़ेंगे तेल अवीव से। वो यहां से चले गए थे, फिर वहां आर्मी में रहे, वो रिटायर हो गए, वो वहां से लाइव जुड़ेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि हिंदुस्तान के, मैं उनके लिए कोई एडजेक्टिव नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जाहिल, बेवकूफ, बेअकल ऐसे मौलानाओं को, हिंदुस्तान के शिया सुन्नी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में रहिए, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रह करके पूरी कौम को आप दांव पे लगा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और इजराइल आप जान ही रहे, लेकिन यहां के हिंदू के सामने आप गाली दे रहे हैं, इससे कोई नहीं हो रहा, और इससे एक और आप खाई खोद रहे हैं। अगर इतने ही थे तो कश्मीर जाते, कश्मीर में भी तो वही जो हमास वहां कर रहा है वही कश्मीर में हो रहा था, यहां भी मस्जिदों में यही हो रहा था, यहां भी कत्ल इस्लाम के नाम पे हो रहा था, यहां भी मस्जिदों से आपने नारे लगा के हिंदू औरतों को मारने और रहने की बात की। तो आपकी अपील क्या है? पुष्पेन जी, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इनसे अपील करूं, ये मुझे सुन लेंगे, मेरी बात को मान लेंगे, बल्कि जवाब में वो न सुने, वो गाली दें, और आपकी हैसियत कोई मौलवी तय नहीं करेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया आपको मानती है, मुझे भी मानती है। हम कम से कम जो छोटी सी कोशिश है वो करते हैं, अच्छी लगेगी तो बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं लगेगी तो गाली तो अभी भी दे रहे, तब भी देंगे। मैं कड़वी बात करने जा रहा हूं, और वो कड़वी बात हो सकता है कि बुरी लग जाए मेरी फैमिली को भी, हमारे दोस्तों को भी, हमारे जो मजहब से मिलने वालों को भी बुरी लग जाए। मैं किसी की बेदबी नहीं कर रहा हूं, किसी की शान में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमारे मुल्क की दिफा, हमारे मुल्क की हिफाजत, ये हमारे धर्म से बढ़कर के है। कोई कहेगा कि हमारा मजहब पहले है बाद में यहाँ की दिफा है, तो गलत। हम जिस जगह रह रहे हैं उसकी दिफा, और हमारी दिफा यानी डिफेंस, हमारे यहाँ डिफेंस इजराइल ने हमको अभी नहीं, इजराइल हमें कई साल से डिफेंस सिस्टम हमको दे रहा है हमारी कंट्री को, जो हमारी सरहदें मजबूत हैं, पाकिस्तान से भी मजबूत हैं, चाइना से भी मजबूत हैं, बाहर से आने वाली आफतों से भी महफूज हम लोग हैं। वो सिस्टम उन्होंने हमको प्रोवाइड किए हैं जो बहुत से मुल्कों के पास नहीं है, अरबों के पास भी नहीं है, जो डिफेंस में हमको दिए गए हैं। तो इजराइल से हमारा जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल भी है, साथ में हमारे डिफेंस के, ज्यादा हमारे डिफेंस के हैं, और उन्होंने हमको मदद भी करी है हमारे मुल्क को। ठीक है, लेकिन एक लाइन जोड़ता हूं। अभी इस क्राइसिस में जब इजराइल लगातार वहां बॉम्बिंग में इंगेज था, उनका सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर यहां आया है दिल्ली में, और कोविड के सिलसिले में जो भारत की जरूरत थी वो भी दिया है उसने। अभी हफ्ते 10 पहले की बात है। तो ये इस जेस्चर को भी देश को समझे। आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। अभी 3 दिन पहले C-130 हरक्यूलिस उतरा है इजरायली एयरफोर्स का, जो आपका जान बचाने का सामान लेकर आया है, कंसंट्रेटर भी लाया है, ऑक्सीजन सिस्टम भी लाया है, दवाइयां भी लेकर आया है। अरे कसम खा लो मुसलमानों, तुम उनका वेंटिलेटर और उनकी दवा नहीं खाओगे, फाइजर कंपनी का आप लोग टीका नहीं लगवाओगे, कोविशील्ड ब्रिटिशर्स ने बनाई, उसके अंदर वहां भी उनके साइंटिस्ट जूश बैठे, तुम टीका नहीं लगवाओगे, गुरु मरोगे। ऐसी कसम खाओ कि नहीं लगवाओगे। कसम खाएं कि हम बाहर वालों का एक टीका, एक गोली तक के सरदर्द की आज तक अरबों नहीं बनाई किसी मुस्लिम कंट्री ने। ये कसम खा लें कि हमको टीका नहीं लगवाना है।
हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें कंसंट्रेटर नहीं चाहिए, हम यहूदी नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, हम कुर्बान। अरे 2 मिनट के अंदर ईमान बिकता सर, जब जान जाने लगती है, सारा धर्म कर्म किनारे रखा रहता है। ये कसम खा ले सारा मुसलमान यहाँ का 22 करोड़ सो कॉल्ड 18 करोड़ है, ये खाए कसम, इसमें शिया सुन्नी सब शामिल हैं कि हम इनकी दवा नहीं खाएंगे, फाइजर की नहीं खाएंगे, कोविशील्ड नहीं खाएंगे, हाँ एक इंडिया की है कोवैक्सीन, वही लगवाएंगे, और दवाइयां नहीं खाएंगे। हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और जो जहाज से भेजा है इजराइल का, वो तो हमको बिल्कुल मत दीजिएगा, कल बयान जारी करें मौलाना। अरे ये मजहब के नाम पे शरीफ सीधे बेचारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो दिल से भी हिंदुस्तानी है, इनके वर्गलाहट में इनको बेवकूफ की बातों में आ जाता है, वो किसी फिरके का मौलाना हो। इजराइल इजराइल इजराइल, सुबह होते ही इजराइल, अमेरिका 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 अमेरिका, वीजा लगाने गए, करियर खराब हो गया, उसका वीजा नहीं लगा, वो एम्बेसी काउंसलर ने कह दिया कि यू आर शिया, यू मुस्लिम, अच्छा तुम्हारा तो लीडर, वो उन्होंने तो मना किया अमेरिका जाने के लिए, तुम झंडा जलाते हो। हमारे पास 2 लोग हैं, उनको एम्बेसी भेजा गया, एमटेक करने जा रहे थे, स्कॉलरशिप के ऊपर नहीं लगाया, कहते तुम तो शिया हो, तुम्हारे जो रिलीजियस लीडर है वो झंडा जलाते हैं। मैं किसको कहूँ भाई, कैरियर खराब हो गया। ये बातें, और देखिए आज भी ईरान है, कसम है उन मौलानाओं की जो मुझे सुनना है, शिया मौलाना, उनको मैं आज लूंगा क्योंकि हमास को सपोर्ट उन लोगों ने किया, कसम उनको है। टॉम कैट है, F-14 आज भी ईरानियन एयरफोर्स उड़ा रही है, लानत है, बंद कराइए अमेरिकन जहाज को। अपने क्या स्मगलिंग करके आप उसका स्पेयर पार्ट मंगाते हो, अपाचे हेलीकॉप्टर आप लोग यूज करो, बंद करो, उड़ना नहीं चाहिए आपको, कसम है आपको इमाम अली की कसम दे रहा हूं, बंद करो उन जहाजों को जो अमेरिकन है, अमेरिकन मेड अभी भी उड़ा रहा हो, हरक्यूलिस आप खड़े करो, नहीं उड़ेंगे ईरान में। स्मगल करके उसका सामान आता है, इनके आते हैं, इनका टॉम कैट F-14 फाइटर बॉम्बर जहाज है, इनका अपाचे हेलीकॉप्टर, हरक्यूलिस C-130 जहाज आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यार आग लगा दो ना ऐसे करके कि ये अमेरिकन है उसको जला रहे हैं। क्या बेवकूफ बना कर रखा है, दुनिया को बेवकूफ बना रखा। हमारे शिया भी ऐसी बेवकूफ बन जाते हैं। हम तो अभी सब उन्हीं को कह रहे हैं क्योंकि हमारे को सपोर्ट उन्होंने किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे अकलमंद इस टाइम वो निकले, अरब वर्ल्ड चुप बैठे हैं, वो नहीं बोले, वो अकलमंदी का उन्होंने इजहार किया है। आप ये देखिए, हमारे रिलेशन उनसे भी हैं, अरब वर्ल्ड से भी हमारे हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर भी किया, उनको उन्होंने वहां पे पीस अवार्ड दिया है। अब कहिए अच्छा है तो ये तो भक्त बोल रहा है, अरे बड़ी जल्दी भक्त बोल रहा है, तो मैं तो भक्त हूँ, मैं इंडिया का भक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, और हुसैन का मातम भी करता हूँ, समझ लीजिएगा। जिसको बकवास करनी करे, मुझे नहीं बदल सकता, लेकिन जो मैंने कहा है, जिस चीज को गलत है तो मैं गलत कहूंगा। तालिबान को ट्रेनिंग दी गलत, हमास को सपोर्ट करके आपने रमजान के महीने में रॉकेट छोड़वाया, आप रोक सकते थे, आपकी लीडरशिप मना कर देना, नहीं रमजान के बाद करोगे। ईरान से हुक्म होता है, हमास कर ही नहीं सकता था। आप तमाशा देख रहे थे, खुशी कर रहे थे, लोगों के बच्चे मर रहे थे, तो आपके उन्होंने भी हमला कर दिया, आपके बच्चे मरे। मरे कौन? गरीब। ये तो कुछ कुछ वैसे ही लगता है जैसे कश्मीर में बड़े बड़े सियासी जो हैं, ये मक्कार अब्दुल्ला और महबूबा और आपके गिलानी, इन सब के बच्चे, इन सब खानदान के लोग तो बाहर ऐश कर रहे हैं, और यहाँ ये जिहाद कराते हैं, इनको पत्थर फेंकवाते हैं। तो ये पैलेस्टाइन से चल के पत्थर फेंकने की बीमारी कश्मीर तक पहुंची है, और हिंदुस्तान में भी पहुंची है। और पुलिस पे ऊपर पत्थर फेंकना, हर मुसलमान अपने आप को बहुत बहादुर समझता है, उस पुलिस पे। ये बात पत्थर फेंकने वाली मैं 10 साल से पहले कहता चला रहा हूं कि ये इंपोर्ट होकर पैलेस्टाइन से यहाँ पहुंचा है। मैं तो मिडिल ईस्ट में रहा हूं, पत्थरबाजी मैंने देखी है ना, हमें मालूम है कैसे कैसे वहां पर हमले हुए हैं। वो मैं कुछ चीजें नहीं कहना चाह रहा हूं इस वक्त इसके ऊपर, मैं जानता हूं, मैंने नजदीक से देखा हुआ है। लेकिन सिकंदर भाई, मैं कोई और बात? हाँ प्लीज 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 प्लीज। बहुत अफसोसनाक है, बच्चों, छोटे बच्चे दोनों तरफ के मर रहे हैं। गाजा में तो इलाज भी नहीं पहुंच पा रहा है, दवा भी नहीं है, तबाह हो गया है। इसके पीछे उन लोगों का दिमाग है, जो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लड़वा रहे हैं। और अब कहिए कि ज्यूइश अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, इजराइल अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, तो वो उनका वो बॉन्ड है, ड्यूटी बॉन्ड है, वो तो अपने कंट्री की डिफेंस करेंगे ही। और आप लड़ सकते हो तो जंग लड़ लीजिए, बच्चों को बेकार मार रहे हैं, ना आप। लेकिन ऐसे मुल्क को बाइकआउट करना चाहिए जो इस तरह की बढ़ावा देते हैं, फसाद का, हमले का,
टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जो मुल्क टेररिज्म को सपोर्ट कर, हम उसका बाइकआउट करना चाहिए, हमसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना चाहिए, उनके रास्ते बंद कर दिया, ना जहाज आए ना जाए। ये मेरी लाइन एकदम क्लियर है। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, आपने अपने बातों को तथ्यों पे रखा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा, आपने अपने जज्बातों को भी बड़ा लॉजिकल रखा। अक्सर लोग जज्बात में बह करके बहुत रिटोरिक्स करते हैं और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे जज्बात बढ़ सकते हैं, लेकिन आप जज्बाती भी हुए, लेकिन उस पर भी आपने बड़ा संयम रखा और अपनी बात को तथ्यों से और तर्कों से बिल्कुल उससे अलग नहीं हटने दिया। और किसको अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी, आपकी स्पीच को कौन देख के आप खुश होगा, इसकी भी आपने परवाह नहीं की। हिंदुस्तान में तो लोग एक एक अल्फाज बोलने से पहले कई बार सोचते हैं कि इससे कितना नफा और कितना नुकसान होगा, और आपके शायद इस पूरे कन्वर्सेशन में वो नफे नुकसान का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। और आपने बहुत सारी चीजें नहीं रखी, क्योंकि मैं लगातार इन चीजों को और लोगों के माध्यम से भी देख रहा हूँ। कल प्रोफेसर कपिल कुमार जो इग्नू के हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की देख रेख के अंदर ये जो लाल किले में जो म्यूजियम बना है सुभाष चंद्र बोस का, वो भी उन्होंने बनाया है। और प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही वो जो इतिहास लिखा जा रहा है अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स का, तो शुरू के 5 प्राइम मिनिस्टर्स का इतिहास, और जो म्यूजियम वहां 3 मूर्ति बन रहा है उसके भी इंचार्ज हैं, कल मैंने उनको भी बुलाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम जैसे लोग अपनी बात कहते हैं और उस बात को लोग कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं, उस पर अपना एग्रीगेशन आता है। तो ये तो पता चलता है कि लोग सच में सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त भी इतने सारे लोग आपको लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो ये तो बात सच है कि लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मजहब का क्या एंगल है, पॉलिटिक्स का क्या एंगल है, वो एक अलग है, लेकिन आपने जिस तरीके से वहां बिल्कुल गली मोहल्ले और उस इलाके का एक एक जगह बताई, उससे लगता है कि मैं आप समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा पस मंजर है वो क्लियर हो गया होगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे मालूम है कि आप लगातार जो है वो हिंदू राष्ट्र शक्ति के उसमें दौरों पर रहते हैं और आपका दौरा रुकता नहीं है, और आपने पिछले मैं समझता हूं कि 6-7 महीने के अंदर देश के 23 राज्यों में इस हिंदू राष्ट्र शक्ति को खड़ा किया है। और आपका ये जुमला मुझे अक्सर अच्छा लगता है कि भाई हिंदू राष्ट्र शक्ति को लोग जिस नुक्ते नजर से देखते हैं, तो आपने कहा कि हिंदू ही राष्ट्र की शक्ति है। भाई वो 100 करोड़ है तो वही राष्ट्र की शक्ति। मैं यहाँ पे पुष्पेन जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद आप एक नाम स्लिप कर गया होगा। हमें नौजवानों ने इतनी शक्ति, इतनी ताकत दी है और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। वो बेचारे इशारे पे काम करते हैं। हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मृत्युंजय सिंह, उनके घर में बहुत गमी हो गई और बहुत ही उनके गांव की हालत खराब है, अयोध्या के पास के हैं, लेकिन वो भी बेचारा बैठ करके सर पूरे हिंदुस्तान में सबसे संपर्क में है और सिर्फ हिंदू राष्ट्र शक्ति को आगे बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। और इन सब युवकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट हमको दिया है। और बड़ी अजीब बात है कि मैं नॉन हिंदू होकर के भी इन लोगों के बीच में इन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंटरनेशनली, नेशनली, सबको, इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, इन सबका जो हमारे साथ हैं, इन नौजवानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सपोर्ट पुष्पेन पे आए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेहतमंद रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम।